इससे पहले कि हेडलाइंस वित्तीय गलत कामों और अदालती लड़ाइयों के आरोपों से भर जाती, विजय माल्या का नाम आप जानते हैं, ग्लैमर, महत्वाकांक्षा और एक शानदार लाइफस्टाइल का पर्याय था, जिसने वास्तव में देश को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बिजनेस की दुनिया में पैदा हुए उन्हें अपने पिता विट्ठल माल्या से यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप विरासत में मिला और उन्होंने इसे एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। किंगफिशर बियर ब्रांड उनके नेतृत्व में सिर्फ एक पेय से कहीं अधिक बन गया। यह आधुनिक भारत का एक प्रेरक प्रतीक बन गया, सफलता और जीवन को पूरी तरह से जीने का एक प्रमाण। माल्या ने खुद इस इमेज को बहुत सावधानी से विकसित किया। उन्हें लोकप्रिय उपनाम किंग ऑफ गुड टाइम्स मिला, एक ऐसा टाइटल जो उन्हें पूरी तरह से फिट बैठता था, क्योंकि वे चमकदार मैगजीन के पन्नों पर दिखते थे और शानदार पार्टियों की मेजबानी करते थे। उनकी व्यावसायिक समझ की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को विभिन्न सेक्टर्स में फैलाया। प्रत्येक वेंचर ने उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व में एक और परत जोड़ दी। वह केवल बोर्डरूम में बंद एक बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक पब्लिक फिगर थे जो वास्तव में लाइमलाइट में रहना पसंद करते थे। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्रिकेट टीम का उनका अधिग्रहण एक स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट मैग्नेट के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करता था। माल्या को स्टैंड में सेलिब्रिटीज से घिरे हुए और अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए देखना लाखों घरों में प्रसारित होने वाली एक जानी पहचानी छवि बन गई, जिसने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को पुष्ट किया जिसने बिजनेस को प्लेजर के साथ मिलाने और हर उस चीज को सोने में बदलने की कला में महारत हासिल कर ली थी जिसे उन्होंने छुआ था। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा का चरम विमानन उद्योग में उनका प्रवेश था। 2005 में रिचर्ड ब्रैंसन जैसे अंतरराष्ट्रीय उद्यमियों से प्रेरित होकर उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। यह सिर्फ एक और एयरलाइन बनने के लिए नहीं थी, इसे उनके लग्जरी ब्रांड के उड़ते हुए विस्तार के रूप में देखा गया था। आसमान में 5 सितारा अनुभव का वादा करते हुए एयरलाइन तेजी से उन यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गई जो आराम और प्रीमियम सर्विस को महत्व देते थे। केबिन क्रू की आइकॉनिक लाल यूनिफॉर्म और हॉस्पिटैलिटी के उच्च मानकों ने भारत में घरेलू हवाई यात्रा के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि विजय माल्या ने आसमान पर वैसे ही विजय प्राप्त कर ली थी जैसे उन्होंने शराब बनाने और खेल की दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। यह अवधि उनके प्रभाव और लोकप्रियता का चरम था। उन्हें एक दूरदर्शी, एक रिस्क टेकर के रूप में देखा गया जो एक उदारवादी भारतीय अर्थव्यवस्था की बोल्ड नई भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सफलता की कहानी को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि साहस और मार्केटिंग के लिए एक फ्लेयर के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। वह एक सांसद, एक टाइकून और एक सेलिब्रिटी थे, एक साथ सब कुछ, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जिनकी हर चाल को एक प्रशंसक मीडिया द्वारा दर्ज किया जाता था। कुछ ही लोग यह अनुमान लगा सकते थे कि जिस साम्राज्य को उन्होंने इतने शानदार तरीके से बनाया था, वह जल्द ही एक ऐसे गंभीर तूफान का सामना करेगा जो पूरे ढांचे को ढाने की धमकी देगा, किंग ऑफ गुड टाइम्स को राष्ट्रीय विवाद का एक आंकड़ा बना देगा। किंगफिशर एयरलाइंस ने भारत में लग्जरी हवाई यात्रा को फिर से परिभाषित करने के लक्ष्य के साथ अपार वादों के साथ उड़ान भरी। शुरुआत में यह एक शानदार सफलता प्रतीत हुई। इसने अपनी सर्विस के लिए कई पुरस्कार जीते और बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल किया। यात्री इसके द्वारा पेश किए गए बेहतर अनुभव के लिए एक प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार थे और एयरलाइन ने अपने रूट्स और फ्लीट का तेजी से विस्तार किया। माल्या का विजन बहुत बड़ा था, एक वैश्विक भारतीय विमानन ब्रांड बनाना। हालांकि जिन कारणों से एयरलाइन लोकप्रिय हुई थी, उसकी हाई एंड सेवाएं, विशाल सीटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री एमेनिटीज ने भी इसकी अविश्वसनीय रूप से उच्च परिचालन लागत में योगदान दिया। विमानन उद्योग कुख्यात रूप से कठिन है, बहुत कम मार्जिन पर काम करता है और किंगफिशर का बिजनेस मॉडल विशेष रूप से कमजोर था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के साथ स्थिति में भारी बदलाव आया, जिसने विश्व अर्थव्यवस्था में झटके भेजे। ईंधन की कीमतें अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गईं, जिससे सभी एयरलाइंस पर भारी दबाव पड़ा, लेकिन विशेष रूप से किंगफिशर जैसी लग्जरी कैरियर पर। इसके अलावा भारतीय घरेलू बाजार में तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा थी, जिससे एयरलाइन को बजट कैरियर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने किराए कम रखने पड़े, भले ही उसकी अपनी लागतें नियंत्रण से बाहर हो रही थीं।
माल्या ने बाद में दावा किया कि उन्होंने नुकसान को कम करने के लिए, परिचालन को कम करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें इसके खिलाफ सलाह दी गई थी। बैंकों से पूरे देश में आवश्यक हवाई कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया गया था। इन बाहरी दबावों और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद एयरलाइन ने अपना परिचालन जारी रखा। रास्ते में भारी कर्ज जमा होता रहा। सपने को जीवित रखने के लिए माल्या ने भारतीय बैंकों के एक संघ से पर्याप्त ऋण मांगे। उस समय किंगफिशर ब्रांड को ही एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका मूल्यांकन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फर्मों द्वारा किया गया था, जिसका उपयोग फाइनेंसिंग को सुरक्षित करने के लिए कोलेटरल के रूप में किया गया था। बैंक ब्रांड की ताकत और माल्या की प्रतिष्ठा से आश्वस्त होकर आवश्यक क्रेडिट लाइनें बढ़ा दी। हालांकि नकदी का यह प्रवाह एक बहुत गहरी समस्या के लिए एक अस्थायी समाधान साबित हुआ, जिसने केवल अपरिहार्य को विलंबित किया और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए वित्तीय दांव बढ़ा दिए। 2012 तक एयरलाइन की वित्तीय स्थिति अस्थिर हो गई थी। यह कर्ज से पंगु हो गई थी। अपने ईंधन बिल, हवाई अड्डे के शुल्क और सबसे दुखद बात यह है कि अपने हजारों कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ थी। उड़ानें रोक दी गईं और एयरलाइन का लाइसेंस अंततः निलंबित कर दिया गया, जिससे इसका परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया। सपना एक बुरा सपना बन गया था। किंगफिशर एयरलाइंस का पतन सिर्फ एक व्यावसायिक विफलता नहीं थी, यह एक हाई प्रोफाइल आपदा थी जिसने अनपेड क्रेडिटर्स, बेरोजगार कर्मचारियों और अपने कभी मशहूर संस्थापक के लिए एक धूमिल प्रतिष्ठा का निशान छोड़ दिया। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब एक गिरे हुए साम्राज्य की गंभीर वास्तविकता का सामना कर रहे थे। किंगफिशर एयरलाइंस का बंद होना विजय माल्या की परेशानियों की शुरुआत भर थी। एयरलाइन को बचाने के लिए जो लोन लिए गए थे, जिनकी अनुमानित राशि लगभग 17 बैंकों के एक संघ से 9,000 करोड़ रुपए थी, अब एक विशाल डिफॉल्ट का बोझ बन गए। जैसे ही बैंकों ने अपने बकाया वसूलने की कार्यवाही शुरू की, भारत की जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच शुरू की। आरोप केवल एक साधारण लोन डिफॉल्ट से कहीं अधिक थे। एजेंसियों ने दावा किया कि लोन के पैसे का एक हिस्सा अवैध रूप से डाइवर्ट किया गया था, विदेशों में शेल कंपनियों को भेजा गया था या एयरलाइन के संचालन से पूरी तरह से असंबंधित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत खर्चे भी शामिल थे। इसने इस मामले को व्यावसायिक विफलता के एक सिविल मामले से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों वाली आपराधिक जांच में बदल दिया। जैसे जैसे कानूनी दबाव बढ़ा, मार्च 2016 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। विजय माल्या भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चले गए। उनके जाने से तुरंत एक बड़ा राजनीतिक और मीडिया तूफान खड़ा हो गया। माल्या ने लगातार यह बनाए रखा है कि उनकी यात्रा पूर्व नियोजित थी और वह जिनेवा में मीटिंग्स में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे, जो उनके शेड्यूल का एक नियमित हिस्सा था। हालांकि उनके आलोचकों और जांच एजेंसियों ने इसे एक सोची समझी भागने की कोशिश के रूप में देखा, एक ऐसे व्यक्ति का कार्य जो कानून से भाग रहा था। समय निश्चित रूप से संदिग्ध था। ठीक उसी समय जब बैंक उनके करीब आ रहे थे, उनके जाने के तुरंत बाद उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जिससे भारत में उनकी वापसी कानूनी जोखिम भरी हो गई। उनकी अनुपस्थिति में भारत में कानूनी मशीनरी ने उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की। उन्हें बैंकों द्वारा आधिकारिक तौर पर विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन कर्जदारों के लिए किया जाता है जिनके पास चुकाने की क्षमता होती है, लेकिन वे ऐसा करना नहीं चुनते। बाद में एक नए सख्त कानून के तहत उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया गया, जिसने सरकार को भारत में उनकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी, यहां तक कि अंतर्निहित आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से पहले भी। यह कदम हाई प्रोफाइल वित्तीय भगोड़ों पर सरकार की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा था और माल्या इस अभियान के लिए पोस्टर बॉय बन गए। कहानी तय हो गई थी। एक अरबपति टाइकून ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखा दिया था और जवाबदेही से बचने के लिए देश से भाग गया था। इस बीच भारतीय सरकार ने औपचारिक रूप से उन्हें यूके से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की ताकि वे मुकदमे का सामना कर सके। तब से यह मामला जटिल ब्रिटिश कानूनी प्रणाली में चल रहा है।
जबकि एक यूके अदालत ने 2018 में उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। माल्या ने अपील के सभी उपलब्ध रास्तों का उपयोग किया है, यह तर्क देते हुए कि उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी और भारतीय जेलों की स्थितियों के बारे में चिंताएं जताई हैं। आज जून 2025 में ये कानूनी चुनौतियां जारी हैं और वह यूके में ही बने हुए हैं। भारत से उनका पलायन, चाहे वह पलायन हो या एक निर्धारित यात्रा, विवाद का एक केंद्रीय बिंदु बन गया है, जिसने उन्हें जनता की नजर में न्याय से भगोड़ा के रूप में परिभाषित किया है। यूनाइटेड किंगडम में अपने बेस से विजय माल्या ने एक जोरदार बचाव किया है। आप जानते हैं, वह वास्तव में इस कहानी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह एक चोर है जिसने जानबूझकर भारतीय बैंकों को धोखा दिया। वह तर्क देते हैं कि वह अपराधी नहीं है, बल्कि केवल एक असफल बिजनेसमैन है, परिस्थितियों के शिकार और खैर एक राजनीतिक विचहंट के उनके सार्वजनिक बयानों और इंटरव्यूज में एक आवर्ती विषय व्यावसायिक विफलता और धोखाधड़ी के बीच का अंतर है। वह तर्क देते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस का पतन एक वास्तविक व्यावसायिक विफलता थी, जो प्रतिकूल बाजार स्थितियों से शुरू हुई थी, न कि उधारदाताओं को धोखा देने की एक पूर्व नियोजित योजना। मुझे भगोड़ा कहो, उन्होंने हाल ही में कहा, लेकिन चोर कहां से आ रहा है? यह सवाल ईमानदारी से उनके बचाव के मूल में है, जो उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों के आधार को ही चुनौती देता है। माल्या के सबसे लगातार दावों में से एक यह है कि उन्होंने ऋणों की मूल राशि का पूरा भुगतान करने के लिए कई ईमानदार प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने बार बार सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों का सहारा लिया है ताकि बैंकों के संघ को अपने निपटान के प्रस्तावों को सार्वजनिक कर सकें, यह तर्क देते हुए कि उनका प्राथमिक लक्ष्य अपना नाम साफ करना और ऋणों का निपटान करना है। इसके अलावा उनकी कानूनी टीम ने भारत में हाल ही में तर्क किया है कि अधिकारियों ने पहले ही मूल प्रमुख ऋण से अधिक मूल्य की संपत्ति बरामद कर ली है। फरवरी 2025 में उनके वकील ने दावा किया कि ईडी द्वारा 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई थी। यह आंकड़ा एयरलाइन के 6,203 करोड़ रुपए के निश्चित ऋण से काफी अधिक है। वह सवाल करते हैं कि यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है और उनके निपटान के प्रस्तावों को क्यों खारिज किया जा रहा है। माल्या यह भी आरोप लगाते हैं कि उन्हें एक राजनीतिक बलि का बकरा बनाया गया है। राजनीतिक दलों के लिए जनता के सामने पेश करने के लिए एक सुविधाजनक विलन। वह सुझाव देते हैं कि उनकी हाई प्रोफाइल छवि ने उन्हें एक राजनीतिक रूप से चार्ज किए गए माहौल में एक आसान निशाना बना दिया, जहां सरकार को यह दिखाने की जरूरत थी कि वह क्रोनी कैपिटलिज्म पर सख्त थी। उन्होंने भारत के व्यावसायिक माहौल की आलोचना की है, व्यापार करने में आसानी को एक मिथक कहा है और नौकरशाही की बाधाओं और राजनीतिक मांगों को महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में उद्धृत किया है। यह बचाव ईमानदारी से उन्हें एक चालाक धोखेबाज के रूप में नहीं, बल्कि एक शत्रुतापूर्ण प्रणाली के शिकार के रूप में चित्रित करता है, जो एक उद्यमी जिसने जोखिम लिया और हार गया और एक अपराधी जिसने चोरी करने का इरादा किया के बीच अंतर करने को तैयार नहीं है। भारत से उनके जाने के संबंध में वह जोर देते हैं कि यह कोई पलायन नहीं था और वह न्यायपालिका का सामना करने के लिए लौटने को तैयार है, लेकिन तभी जब उन्हें एक निष्पक्ष और सम्मानजनक सुनवाई की गारंटी दी जाए। उनका दावा है कि प्रत्यर्पित होने की उनकी अनिच्छा कार्यवाही की निष्पक्षता और उनके व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में वैध आशंकाओं से उपजी है, जिसमें भारतीय जेलों में मानवाधिकारों की चिंताओं पर यूके अदालत के फैसले का हवाला दिया गया है। वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अपनी बेगुनाही बनाए रखते हैं, यह दावा करते हुए कि जांच किए जा रहे लेन देन वैध थे। इस काउंटर नैरेटिव के माध्यम से माल्या अपनी कहानी को फिर से गढ़ने की कोशिश करते हैं। न्याय से भागे हुए भगोड़े से एक ऐसे निर्वासित व्यक्ति की कहानी जो दूर से एक पक्षपाती प्रणाली से लड़ रहा है। विजय माल्या की गाथा बड़े पैमाने पर जनमत की अदालत में चली है, जहां आप जानते हैं मीडिया नैरेटिव और राजनीतिक बयानबाजी अक्सर कानूनी तर्कों से अधिक प्रभाव रखती है। मीडिया ने उनकी सार्वजनिक धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें एक बिजनेस आइकन के रूप में मनाने से लेकर उन्हें एक विशिष्ट कॉर्पोरेट डिफॉल्टर के रूप में बदनाम करने तक। लगातार कवरेज अक्सर उन्हें एक फरार अरबपति के रूप में चित्रित करता है, जो लंदन में विलासिता का जीवन जी रहा है, जबकि भारतीय बैंक और करदाता उनके नुकसान का बोझ उठा रहे हैं, ने बड़े पैमाने पर एक नकारात्मक छवि को मजबूत किया है।
सरकार ने अपनी ओर से माल्या का पीछा करना भ्रष्टाचार से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उनका प्रत्यर्पण राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला बन गया है। हालांकि उनके मामले को संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है, खासकर जब अन्य हाई प्रोफाइल वित्तीय घोटालों जैसे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से तुलना की जाती है। हालांकि सभी पर भारतीय बैंकों को धोखा देने का आरोप है, आरोपों की प्रकृति अलग अलग है। मोदी और चौकसी के खिलाफ मामलों में बैंकों से धन सुरक्षित करने के लिए नकली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का उपयोग करके एक जटिल पूर्व नियोजित धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं। शुरुआत से ही एक स्पष्ट साजिश। माल्या का मामला इसके विपरीत एक वास्तविक परिचालन व्यवसाय से उत्पन्न हुआ, जिसने वैध ऋण लिया और बाद में शानदार ढंग से विफल रहा। आपराधिक तत्व इस आरोप पर टिका है कि उस ऋण के पैसे का बाद में क्या हुआ, एक ऐसा अंतर जिसे माल्या और उनके डिफेंडर्स बार बार उजागर करते हैं। यह न्याय का एक मौलिक प्रश्न उठाता है। क्या किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा अपना अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी घोषित किया जाना चाहिए? दोषी साबित होने तक निर्दोष का कानूनी सिद्धांत माल्या के मामले में सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव से बड़े पैमाने पर ओवरशैडोड हो गया है। जबकि जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत गंभीर वित्तीय कदाचार का सुझाव देते हैं, माल्या के पुनर्भुगतान प्रस्तावों और बरामद संपत्तियों के मूल्य के बारे में काउंटर क्लाइम्स जटिलता की परतें जोड़ते हैं, जिन्हें अभी तक अदालत में पूरी तरह से एडजुडिकेटेड नहीं किया गया है। क्या एक व्यावसायिक पतन को, हालांकि गैर जिम्मेदाराना, एक पूर्ण परीक्षण के बिना सीधे आपराधिक चोरी के साथ जोड़ना उचित है? अंततः विजय माल्या की कहानी हमें व्यापार, कानून और न्याय की हमारी प्रणालियों के बारे में असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या वह एक चालाक धोखेबाज था जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सिनिकली शोषण किया और जब खेल खत्म हो गया तो भाग गया? या वह एक शानदार लेकिन अंततः असफल व्यवसायी है जो अब एक ऐसी प्रणाली के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा है जो राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं के लिए एक विलन खोजने के लिए उत्सुक है? सबूत जटिल है, दोनों तरफ के तर्क सम्मोहक हैं और अंतिम कानूनी निर्णय अभी भी लंबित है। तब तक सच्चाई विवादास्पद बनी हुई है और अंतिम फैसला हम में से प्रत्येक के विचार के लिए छोड़ दिया गया है। निर्णय अभी के लिए आप पर निर्भर करता है।